Hi friend, welcome to the NBS Academy. This is first lecture of Industrial Engineering. इस लेक्चर में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका एस्पेक्ट है। सेकंड टॉपिक होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस पूरा टॉपिक को आज हम लोग फिनिश कर देंगे और उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल होंगे, उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करेंगे, क्या उसका फ़ायदा है, ये सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर है। एक तो हम लोग एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे इसको डिस्कस कर सकते हैं, दूसरा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आप इसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पे कि इसका इंजीनियरिंग एस्पेक्ट क्या है। लेकिन मोस्टली हम लोग एग्जाम एस्पेक्ट्स पे ही डिस्कस करते हैं ताकि हम लोग को ओवरऑल क्या करना है, क्यों पढ़ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, एग्जाम के एस्पेक्ट पे ही हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें अब पूरा अगर एनालिसिस करें गेट का पेपर का, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर का एनालिसिस करें, आप जेई का भी पेपर का एनालिसिस करते हैं, पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियर का, तो उसमें आप देखेंगे कि 5 to 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के होते हैं। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ऐसा भी नहीं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये वो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है और रियल लाइफ से जुड़ा है। आप इसको पढ़िएगा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। अरे भाई ऐसा बात है, हम लोग इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट से इंटरेक्टेड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, काफ़ी मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो आपको 5 to 10% वेटेज है, इंटरेस्टिंग भी है पढ़ने में, ज़्यादा लंबा कोई टॉपिक नहीं है। मेरे को लगता है 7 या 8 टोटल होंगे जो टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसमें 8 टॉपिक है, बस 15-20 घंटे लगेंगे। 15-20 घंटे के अंदर पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग खत्म, आपका 5 से 10% स्कोर फिक्स है। ये था मतलब एग्जामिनेशन के बेसिस पे। अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से इसको सोचा जाए, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्या रोल है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अगर आप पूरी तरीके से अगर पढ़ लेते हैं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से आपको इतना मतलब सहूलियत हो जाएगा कि आप किसी भी रिसोर्सेज को, मैं इंडस्ट्री का बात अभी छोड़ता हूँ, आप अपने घर पे किसी भी रिसोर्सेज को, चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपना खोल रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो उसमें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, कितना उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूटिलाइज किया जा सके, वहीं हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से सीखेंगे। ठीक है, कि अपना रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। लेकिन कभी कभी लोग सोचते हैं कि भाई मैं कंपनी में हूँ, उसका रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा हूँ, कहीं ये प्रोडक्शन से तो इंटर रिलेटेड नहीं है। नहीं, प्रोडक्शन से इंटर रिलेटेड नहीं है। प्रोडक्शन वाले को काम होता है कि रेट को बढ़ाना, रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोडक्शन कर पाऊँ, वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काम होता है। लेकिन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सिर्फ इस पे काम करना होता है, इसको मैनेजमेंट की तरह करना होता है काम, कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करें, कितना रिसोर्सेज रखें, कितना रिसोर्सेज का कहाँ एलोकेशन करें ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए उस एलोकेशन का। ये होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग दोनों अलग है। ठीक है, अब आते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमको पढ़ना है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ये जरूरी है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ये 8 जो है टॉपिक बोल लीजिए, मैं तो टॉपिक ही बोलूँगा, ऐसे चैप्टर भी लोग बोलते हैं। 8 चैप्टर है, चलिए 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है पढ़ना, डिस्कस करना है। जो सबसे पहला है वो ब्रेक इवन एनालिसिस है। सेकंड में आपको इन्वेंटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। थर्ड में पार्ट सीपीएम के बारे में पढ़ना है। फोर्थ में आपको क्यूइंग थ्योरी पढ़ना है, फोरकास्टिंग पढ़ना है। फिर अब 6th में एलपीपी ट्रांसपोर्टेशन पढ़िएगा, फिर उसके बाद एमआरपी है और कुछ एक टॉपिक्स है। यही मतलब आपको 8 टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या बोलता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपकी फ्यूचर में आने वाला टाइम में आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, अगर आप इस कंडीशन जो आपका अभी ऑपरेटिंग कंडीशन है, अगर उसी कंडीशन पे, ऑपरेटिंग कंडीशन पे अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है या कितना लॉस होने वाला है। मतलब आप फ्यूचर के बारे में इससे जान सकते हैं कि मेरे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट में, कितना लॉस में जाने वाला है। ऐसा बात है, इतना मतलब इंपॉर्टेंट बात है, इससे ब्रेक इवन एनालिसिस से मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसा ही कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने से पहले अगर मैं क्या बोला, ब्रेक इवन एनालिसिस में मेरे को क्या सीखना है, मेरे को ये सीखना है कि आने वाले समय में कितना प्रॉफिट हो गया या कितना लॉस हो गया। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये कॉस्ट एसोसिएटेड टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो इंडस्ट्री में
कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के कॉस्ट एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो कुछ 5 कॉस्ट होते हैं, नॉर्मली सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सबसे पहला कॉस्ट है वो है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? अगर मैं कंपनी में हूँ, अगर मैं कंपनी चलाना चाहता हूँ, तो मेरे को मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट। कहने का मतलब, अगर मेरे को कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करते समय मेरे को क्या चाहिए? लेबर चाहिए, ठीक है। लेबर के अलावा मेरे को क्या चाहिए? मशीन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ में मेरे को कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ कॉस्ट लगेगा। ये जो सारा कॉस्ट होता है, टोटल एवोल्यूशन करने के बाद ये जो कॉस्ट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? मिनिमम कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर एनी गुड्स इज नोन एज द डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में लगा रहे हैं, अगर उनके साथ आपको इंटरेक्शन बढ़िया रखना है, तो उनको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना। वॉचमैन रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए। ये जरूरी नहीं है वॉचमैन रखना, आप नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए, सेफ्टी के लिए वॉचमैन भी आपको रखना पड़ेगा। लेबर को आप इम्प्रेस करना है ताकि वो मन से काम कर पाएँ, अपना पूरा एफिशिएंसी लगा पाएँ आपके काम में, तो उसको कुछ आपको बोनस देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। ये जो कॉस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स्ट्रा कॉस्ट है, सरप्लस कॉस्ट है। जो सरप्लस कॉस्ट जो दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के टर्म में, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड एसोसिएटेड किसी भी काम में कोई सरप्लस मैं खर्च कर रहा हूँ, सरप्लस नेसेसरी है लेकिन सरप्लस एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरा इंटरेक्शन बना रहे, अच्छा से मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो पाए, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? वो जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। क्या है वो? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर एनी गुड्स, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है सरप्लस कॉस्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। पहला हम लोग क्या डिस्कस कर लिए? डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा हम लोग क्या डिस्कस कर लिए? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तीसरा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट बोलता है, अगर मेरा जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर मेरा गुड्स बना, उस गुड्स को बनाने में टोटल मेरा खर्च कितना पड़ा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है? वो फैक्ट्री कॉस्ट है। अच्छा, ये बात है, टोटल जो खर्च हुआ वो फैक्ट्री कॉस्ट है, बिल्कुल वो फैक्ट्री कॉस्ट है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आया? जो डायरेक्ट कॉस्ट मैंने लगाया प्लस में इनडायरेक्ट कॉस्ट, दोनों लगा के। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्यों काउंट कर रहा हूं? क्योंकि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो सरप्लस कॉस्ट था, लेकिन वो पर्टिकुलर उस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए ही मैंने उसको लगाया था। मैंने लेबर को दिया था, मैंने वॉचमैन को रखा था, ताकि मेरा प्रोडक्ट सेफ रहे। मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को अच्छा से लेबर जो है, वो जो वर्कर हैं, वो उसको अच्छे से बना पाए, मैक्सिमम एफिशिएंसी उस पर दे पाए, ताकि मेरा प्रोडक्ट्स में जो डिफेक्ट हो वो बहुत कम हो, ठीक है, ना डिफेक्ट हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग ने खर्च किया इनडायरेक्ट कॉस्ट को। तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, आईडीसी इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। जो फोर्थ कॉस्ट होता है वो टोटल कॉस्ट। क्या होता है? टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट क्या होगा भाई? फैक्ट्री कॉस्ट मैंने फैक्ट्री तक बना दिया, फैक्ट्री से बनाने के बाद, फैक्ट्री के बनाने के बाद अब हमको क्या करना है? बाहर मार्केट में इसको सप्लाई करना है। मार्केट में सप्लाई करने से पहले सरकार ऊपर से क्या कर रहे हो? टैक्स कौन देगा? हाँ, टैक्स भी देना है। क्या करना है? फैक्ट्री से बनाने के बाद क्या करना है? सरकार को टैक्स भी देना है। ठीक है भाई, टैक्स भी देंगे, उसके बाद भी कुछ देना है। हाँ, टैक्स देने के बाद क्या करना है कि जो मेरा गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करके जो सप्लायर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी भेजना है। तो मतलब टोटल कॉस्ट क्या हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री के पास जो प्रोडक्ट बना उसमें टोटल कॉस्ट प्लस में जो मेरा टैक्स है वो पे करना है, टैक्स प्लस टैक्स दे दिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी देना है, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी कुछ देना है। जी बिल्कुल। क्या? एडवर्टाइज तो कराना होगा ना, बढ़िया को लाना होगा ना एंकर को। देखो भाई मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, एडवर्टाइज कर दो। एडवर्टाइज करेगी, कस्टमर लोग पूरा इंटरेक्शन, अच्छा वो कर रही है, कितना मस्त है, ठीक है। ये सब भी बातें होंगी। जब ये बात होगा तो मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए भी तो कॉस्ट कुछ हुआ, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी तो कुछ खर्च किए हैं। तो टोटल कॉस्ट में मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट क्या हो गया? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सब टोटल मिलाकर क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट करने का मतलब क्या हो गया, सारा चीज़ कर धर के मैंने सामान पहुंचा दिया रिटेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, अब इसके बाद जो टोटल कॉस्ट मेरा पड़ा वो कितना पड़ा, ये मेरा टोटल कॉस्ट बता दिया। तो क्या हम इसी के लिए बना रहे थे कि टोटल कॉस्ट जोड़ दें, सारा चीज़ मैंने बनाने के बाद मेरा कितना कॉस्ट पड़ा, इसके लिए तो खाली काम नहीं कर रहे हैं। मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, जब बेचेंगे तो जो कॉस्ट होगा बेचने का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग कॉस्ट। तो फिफ्थ वन में अपना क्या आ जाएगा, एससी सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कितना होगा, जो टोटल मेरा कॉस्ट पड़ा वो प्लस में अपने पॉकेट में तब कुछ रखना है, तब ना इधर उधर घूमेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट टीसी प्लस प्रॉफिट, अपना किसका, अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या होगा सेलिंग कॉस्ट। ये टोटल ये जो 5 कॉस्ट दिखाया, यही 5 कॉस्ट कंपनी से एसोसिएटेड होते हैं और इसी 5 कॉस्ट को कंपेयर करके यूटिलाइज करके हमको एनालिसिस करना है कि आने वाला टाइम में फायदा होगा, घाटा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो सब चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, ये 5 कॉस्ट है, लेकिन थोड़ा सा देखिए ना, इसमें एक चीज़ और है, ये कॉस्ट के साथ एक और है। ये जो मैंने अभी जितना कॉस्ट बताया ना, इसमें आप कॉस्ट ऐसे भी कॉस्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कंपनी खोला हूँ, उस कंपनी में मेरा कंपनी चले या ना चले, मैंने जो पैसा लगा दिया वो तो मतलब फिक्स जो लग चुका है वो लग चुका है, उससे मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करूँ या ना करूँ, वैसा भी कुछ कॉस्ट होते हैं। कुछ ऐसे इसमें कॉस्ट हैं, इन्हीं 5 में से कुछ ऐसे भी कॉस्ट हैं जो कि खाली उसके साथ रिलेटेड होते हैं कि कितना आप गुड्स बनाइएगा उतना आपको कॉस्ट रहेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ समझा नहीं, मतलब मैं कंपनी खोला कि मेरे को एक्स प्रोडक्ट बनाना है, नहीं चलो मैंने मार्कर बनाने का कंपनी खोला, जब मैंने मार्कर बनना है, मैंने मार्कर बनाने के लिए कंपनी खोला, तब कंपनी खोलने से पहले मेरे को कुछ लैंड एलोकेशन करना पड़ेगा, कोई जगह खरीदना पड़ेगा, कुछ लेबर रखना पड़ेगा, लेबर रखना है, कुछ मेरे को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मेरा मार्कर रहेगा वो इस तरह का रहेगा, आएगी हीरोइन ऐसे ऐसे करके एडवर्टाइज करेगी, उसको भी मेरे को पैसा देना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट मशीन लगाना पड़ेगा जो कि मैं मार्कर को बना पाए। ये सब जो मैंने कॉस्ट किया है ये क्या है, ये फिक्स है। ये जो मैंने पैसा लगा दिया ये फिक्स है, ये इसमें चेंज नहीं होगा। अगर एक बार मैंने लगा दिया वो लग गया, मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करूँ या ना करूँ, अगर मैंने आलिया भट्ट को दिया है मार्कर का एडवर्टाइज करने के लिए, तो आलिया भट्ट ये नहीं बोलेगा भाई तुम्हारा बिचा नहीं रहा है, ये पैसा अपना ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको दे दिया वो दे दे, बिचाए ना बिचाए वो आई अपना एडवर्टाइज करके चली गई। तो ये सब जो चीज़ें होते हैं इससे क्या समझ आता है कि जो इतना जो मैंने कॉस्ट अभी तक लिखा, इसमें से अगर 2 ही तरह के मेरे को कॉस्ट दिख रहे हैं, अगर ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो 2 ही, क्योंकि 5 कॉस्ट के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो डिटेल में हो गया। लेकिन अगर इसमें से थोड़ा सा अगर इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो उसमें से मेरे को 2 ही चीज़ दिखेगा, क्या कि जो कॉस्ट होते हैं ये कॉस्ट 2 ही तरह के हो रहे हैं। ए लिखते हैं, अगर ए मैं लिखूं फर्स्ट तो वो होगा फिक्स्ड, क्या है फिक्स्ड कॉस्ट होंगे। फिक्स कॉस्ट करने का मतलब क्या कि ये नंबर ऑफ गुड्स पे नहीं डिपेंड करेगा, कितना प्रोडक्ट बन रहा है नहीं बन रहा है उसको कुछ मतलब नहीं है, ये जो पैसा लग गया वो लग गया। दूसरा आपको कॉस्ट दिखेगा, वो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है वेरिएबल, मतलब आप जितना कॉस्ट जितना मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा प्रोडक्ट उतना आपको कॉस्ट लगेगा। तो एक आपको दिख रहा है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल इन 5 कॉस्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई किया तो मेरे को 2 कॉस्ट दिखा, एक फिक्स दूसरा वेरिएबल। अब क्या है भाई फिक्स वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल मैंने मंगाने के लिए जो पैसा दिया था वो रॉ मटेरियल उतना ही मंगाएंगे जितना मेरे को प्रोडक्ट बनाना है। अगर प्रोडक्ट नहीं मेरा बन रहा था रॉ मटेरियल नहीं बनाएंगे। तो ये सब चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ हो गया आपका वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना आप प्रोडक्ट बनाइएगा मशीन चलाइएगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चलाइएगा तो आपको बिजली बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वो क्या हो गया वेरिएबल कॉस्ट है, जितना प्रोडक्ट बनाएगा उतना लगेगा। तो ये जो अगर मैं अब यहाँ से देखूं तो मेरे को 2 कॉस्ट दिखा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट जो मेरा होगा वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर टैक्स भी सारा चीज चला गया, क्योंकि जो वेरिएबल है जितना प्रोडक्ट बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग जितना सेल कीजिएगा वो उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, टैक्स वगैरह जो है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही चला गया। ठीक है, अब तक पूरे कॉस्ट को 2 कॉस्ट में बदल दिए हैं। अब आते हैं ये दोनों कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालते हैं। इसको मिटाते हैं क्योंकि ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, ये डिटेल इतना। ठीक है, तो अब आते हैं टोटल कॉस्ट के तरफ। जो टोटल कॉस्ट होगा TC मैं लिखूँ टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में
सॉरी फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, ये मेरा किसका हो गया, टोटल कॉस्ट का। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफ से सीखते हैं। ग्राफ से क्यों, अगर ग्राफ से एनालिसिस किया जाए, अगर इस तरह से थ्योरेटिकल एनालिसिस किया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, अगर ग्राफ से एनालिसिस किया जाए किसी भी चीज़ का तो थोड़ा सा सिंपल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ से एनालिसिस करना। तो सबसे पहले बनाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। ये इधर मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, क्या आ रहा है, गुड्स, गुड्स का क्वांटिटी, गुड्स का क्वांटिटी हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं, मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है। ये जो वाई एक्सिस है वो किसका है, कॉस्ट का है, ठीक है, ये कॉस्ट का है, ये नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स का है एक्स एक्सिस में। अगर मैं फिक्स कॉस्ट का देखूं नंबर ऑफ गुड्स के साथ वेरिएशन, तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। इस तरह से आपको दिखेगा एक सिंपल लाइन कांस्टेंट, मतलब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाए, 0 बनाए चाहे 5 बनाए चाहे 1000 बनाए, कुछ भी बनाए, ये जो कॉस्ट है वो फिक्स है। ये हो गया किसका, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ, किसका, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ दिखेगा आपको इस तरह से। अब वेरिएबल कॉस्ट का देखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ किस तरह से दिखेगा। वेरिएबल कॉस्ट का अगर ग्राफ देखा जाए तो वो कुछ, ये एक्स हो गया, ये वाई है। तो जैसे जैसे मैं गुड्स बनाऊंगा, अगर कोई गुड्स नहीं बनाऊंगा तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, 0। 1 बनाऊंगा तो कुछ कॉस्ट होगा, 2 बनाऊंगा तो कुछ कॉस्ट होगा, 3 बनाऊंगा तो कुछ कॉस्ट होगा, बढ़ते जाएगा। तो आपको जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ दिखेगा वो इस तरह से एक लाइन दिखेगा, कुछ उसका स्लोप होगा, स्लोप बताएगा कि पर यूनिट कितना आपका कॉस्ट है, ठीक है, पर यूनिट आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है। तो ये कॉस्ट का हो गया, ये नंबर ऑफ गुड्स का हो गया, ये ग्राफ क्या बता रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू बता रहा है, हर एक यूनिट पे मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट का, ये वेरिएबल कॉस्ट का। लेकिन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेपरेट से मेरे को तो कुछ मतलब नहीं है, दोनों को कंबाइन करके मेरे को दिखना है क्या, कि टोटल कॉस्ट कितना आया। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ग्राफ को क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ ताकि मेरे को टोटल कॉस्ट मिले। टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स कॉस्ट। अब हम लोग इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं दोनों को, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, फिर उसके बाद इसी ग्राफ को थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो दोनों को मिला के मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जिसका हम लोग नाम बोलेंगे, वो क्या है, टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट हो गया टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। मैं टोटल कॉस्ट बना लो, इनिशियली में कोई मेरा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा क्या लग रहा होगा, फिक्स कॉस्ट तो लग रहा होगा ना। इनिशियली में मैंने कोई गुड्स नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू 0 है वहाँ पे। लेकिन जैसे ही कुछ आगे मैं बढ़ा, मतलब मान लीजिए मैं 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाया, 100 यूनिट प्रोडक्ट बनाते हैं क्या होगा, 100 यूनिट पर कुछ फिक्स कॉस्ट लग रहे हैं, लेकिन कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लग गए, मतलब यहाँ पे कुछ इतना खर्च हुआ होगा, ठीक है। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का, तो मेरा ग्राफ कैसा दिखेगा, ये फिक्स कॉस्ट वाला तो यहाँ पर रहेगा, प्लस में इसके ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ से मेरा वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बताने लगेगा, ये जो था मेरा, ये फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स कॉस्ट का है। ये जो आया, ये जो है वो किसका बताने लगा, ये मेरे को बताने लगा कि टोटल कॉस्ट कितना होगा, टीसी क्या बताने लगा, टोटल कॉस्ट का वैल्यू बताने लगा। ये मेरा फिक्स था, फिक्स के ऊपर मैंने इसको लिया और चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या पता चला, ये अगर इस एक्सिस के कंपेयर में करेंगे तो ये क्या है, ये बता रहा वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इस एक्सिस जो ये नीचे वाला है बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन से अगर कंपेयर करें तो ये क्या बताने लगा, टोटल कॉस्ट। तो मतलब इससे मेरे को पता चल गया कि मेरे हर एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको मार्केट में सप्लाई करने के बाद जो मेरा टोटल जो कॉस्ट बनता है, वो टोटल कॉस्ट कितना बनता है, ये समझ गए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, कॉस्ट के रिलेटेड टर्म और टोटल ग्राफ से हम लोग एनालाइज कर लिए वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये 3 चीज समझ गए। अब आते हैं अब अपने बात पे, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस को पहले डिफाइन करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए प्रोसेस विच इज यूज्ड टू analyze the profit and losses in the future with the help of some parameter like fixed cost and variable cost, ठीक है। ये पैरामीटर को यूज करके हम लोग फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या लॉसेस होने वाला है, उस चीज को एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये ब्रेक इवन क्या है भाई, ब्रेक और कहीं का लगाना है,
ना, ब्रेक और कुछ नहीं लगाना है, वो हम लोग समझ जाएंगे कि मैं ब्रेक इवन इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब समझ गए, लेकिन ब्रेक इवन क्यों बोल रहे हैं भाई, ब्रेक इवन क्यों बोल रहे हैं ये नहीं समझ आया। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, एक बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। अभी टोटल कॉस्ट तक समझ गए हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्या कुछ डिटेल में, क्या क्या डिटेल में, कि अगर मैं सेलिंग कॉस्ट दोनों कंबाइन कर लूँ, सेलिंग कॉस्ट कंबाइन करने के बाद क्या सिनेरियो बनता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ। अब तक हम लोग ये ग्राफ बना चुके थे टोटल कॉस्ट का। अब आते हैं जो वेरिएबल कॉस्ट था वो हर यूनिट पे अलग अलग कॉस्ट होगा। एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, कि मतलब इतना अमाउंट बना लिए, मान लीजिए ये 100 यूनिट है, ठीक है ना, ये यूनिट का बताता है कितना यूनिट बनाया, मान लीजिए मैंने 100 यूनिट बनाया, तो 100 यूनिट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है। लेकिन हर एक यूनिट का तो कुछ अपना कॉस्ट होगा, हर एक यूनिट का। मैंने बोला कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट जो है बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है पर यूनिट का 5 रुपया। मैंने 100 बनाया तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 500। ठीक है, तो मतलब जो एक तो हो गया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एगो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है उसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल V से, और जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होगा उसको स्मॉल v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल F से। उसी तरह से जो टोटल सेलिंग कॉस्ट होगा, अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, अगर मेरा 5 रुपया में वेरिएबल कॉस्ट पड़ा पर यूनिट का, मैंने उसको स्टार्ट करना सेल करना स्टार्ट किया 6 रुपये पर यूनिट पे। ठीक है, तो मैंने 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करके अगर उसको सेल किया तो मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट कितना हो गया 600 का मैंने सेल कर दिया। लेकिन जो पर यूनिट जो सेलिंग कॉस्ट था वो कितना था, वो तो मेरा 6 रुपये था। तो उसी तरह से टोटल सेलिंग कॉस्ट को कैपिटल S से डिनोट करेंगे और पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट को स्मॉल s से डिनोट करेंगे, और टोटल सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई विद द टोटल यूनिट। ठीक है, ये तो बेसिक था, मतलब एकदम बेसिक था, लेकिन मैं नोटेशन के लिए जब यूज करूंगा कैपिटल S स्मॉल s तो आप उसको समझ पाए, इसीलिए मैंने यूज किया। ठीक है, अब आते हैं, अगर मैंने पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट स्मॉल s रखकर कोई प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करूंगा तो वह हर x के साथ वेरी करेगा। मतलब स्टार्टिंग में मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा तो मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट होगा वो कितना होगा 0 होगा। ये कॉस्ट का ग्राफ है। ठीक है, इधर ये जो है वो गुड्स का है, x एक्सिस जो गुड्स का है, y क्या है कॉस्ट का है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा तो उसका कितना होगा 0 रुपये मेरे को टोटल सेलिंग कॉस्ट हुआ। लेकिन मैंने 6 रुपये के हिसाब से बेचना स्टार्ट कर दिया और पर यूनिट जैसे जैसे बेचते जाऊंगा, अगर 5 यूनिट बेचा तो 30 रुपये हो गया मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट, अगर 100 यूनिट बेच दिया तो मेरा 600 हो गया। तो मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा यूनिट बढ़ते जा रहा है तो मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं 6 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं 6 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ, और जबकि मैंने जो बनाया था वो 5 रुपये के हिसाब से बनाया था पर यूनिट। तो मतलब जब 5 रुपये से बनाया था उसका स्लोप क्या होगा कम होगा, अगर मैं 6 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ तो उसका स्लोप क्या हो गया ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब जो इसका स्लोप है वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है वो उससे मेरा ये जो सेलिंग कॉस्ट का है स्लोप वो क्या होगा ज़्यादा होगा। तो अगर सेलिंग कॉस्ट का स्लोप मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से ज़्यादा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब अगर मैं इधर बनाता हूँ, अगर ये मेरा लाइन है इस तरह से जा रहा है, इसका स्लोप मान लेते हैं कोई है थीटा, अगर दूसरा लाइन है जिसका स्लोप क्या है थीटा से कम है, थीटा से कम है थीटा से ज़्यादा है, नहीं ठीक ऐसा नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं, ज़्यादा हम लोग मैथमेटिक्स हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं 6 रुपये के हिसाब से बोल रहा हूँ, 6 रुपये के हिसाब से बोल रहा हूँ तो वो क्या है, अगर मैं बोलूँगा कि 0 रुपये के हिसाब से बोल रहा हूँ तो इस तरह से हो जाएगा, एकदम लाइन एक्स के साथ मैच करेगा। अगर जैसे मैं से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाते जाऊँगा तो मेरा स्लोप का वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो मतलब मैं 6 रुपये बोल रहा हूँ तो मतलब 5 रुपये के स्लोप के कंपेयर में इसका स्लोप क्या होगा ज़्यादा होगा। जब इसका स्लोप ज़्यादा होगा तो ये लाइन क्या करेगा इस तरह से बढ़ते जाएगा, कहीं ना कहीं इसको जाके कट कर जाएगा, कहीं ना कहीं जाके इसको कट कर जाएगा। क्या बात करें, सही में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है ज़्यादा है, तो इधर से कट करके कहीं आगे निकलेगा। ठीक है,
तो ये जो मेरा कॉस्ट आया, ये जो मेरा ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि टोटल सेलिंग कॉस्ट कितना है, टोटल सेलिंग कॉस्ट कितना है। ये टीसी क्या बता रहा है? टोटल कॉस्ट बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट बना वो कितना है। जब ये जो ब्लैक लाइन से मैंने बताया, ये क्या बता रहा है? टोटल सेलिंग कॉस्ट बता रहा है, टोटल आपने कितने का सेल किया, ठीक है, ये सेलिंग कॉस्ट बता रहा है। अब आते हैं, समझते हैं ये हुआ क्या। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको सोचें तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक्स प्रोडक्ट बनाया था, तो जो मेरा टोटल सेल करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मानते हैं 10 रुपये हुआ। लेकिन मैं इसी जो एक्स यूनिट था, इसको एक्स यूनिट को बनाने में जो मेरा टोटल कॉस्ट जो लगा हुआ है वो क्या है? 10 रुपये से ज़्यादा है। क्या है? 10 रुपये से ज़्यादा है। मतलब एक्स यूनिट जब मैं मैन्युफैक्चर किया था उस समय मेरा जो टोटल इन्वेस्टेड कॉस्ट था, मतलब टोटल कॉस्ट था, वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू टोटल सेलिंग कॉस्ट। मतलब क्या? मतलब मैं लॉस में जा रहा हूँ। क्या बात करो भाई, मैंने 5 रुपये का बनाया था, 6 रुपये में बेच दिया, कितना भी मैं बेचूंगा तो फायदा भी नहीं जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे फायदा में जाओगे? तुम तो पहले कंपनी बैठा हो, वो सब चीज़ में तो पैसा भी लगा चुके हो, वो सब पैसा भी तो तुम कंसिडर करो, वो भी तो पर यूनिट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि पर यूनिट बनाने में तुमको कितना लगा है। अब उसी हिसाब से देखेंगे तो हाँ, तब तो भाई घाटे में है। तो वो यही बता रहा है कि तुम पहले से पैसा कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो, उसके ऊपर से फिर बनाने में भी कुछ इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, वो टोटल कॉस्ट है। जबकि सेलिंग कॉस्ट क्या बता रहा है? तुम एक्स अमाउंट बेच दिए, एक्स अमाउंट बेचे, इतने के हिसाब से बेचे, तो तुम्हारा कितना फायदा। मतलब क्या दिख रहा है कि जो मेरा कुछ दूर तक अगर मैं जाऊँ, जब तक मेरा ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से नीचे है तब तक हम घाटे में हैं, क्योंकि मेरा जो ब्लैक लाइन है वो क्या दिखा रहा है? ब्लैक लाइन दिखा रहा है मेरा टोटल सेलिंग कॉस्ट, जबकि ब्लू लाइन दिखा रहा है वो क्या है? टोटल कॉस्ट जो मेरा लग चुका है। तो जो मेरा कुछ दूर तक अगर मैं एक्स में बढ़ते जाऊं तो मेरे को दिखेगा कि कुछ पॉइंट तक जो मेरा ब्लू लाइन है वो ऊपर है किससे? ब्लैक लाइन से। मतलब कुछ दूर तक मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेलिंग कॉस्ट। हाँ, ऐसा है क्या? तब मतलब कुछ दूर तक तो मेरा कंपनी घाटा में रहेगा, कुछ दूर तक, कुछ यूनिट तक तो मेरा कंपनी घाटा में रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। यही तो ब्रेक इवन एनालिसिस बताता है तुमको कितने प्रोडक्ट बनाना है, कितने प्रोडक्ट बनाने, अगर इतने प्रोडक्ट बनाओगे तो तुम्हारा कंपनी प्रॉफिट में रहेगा कि लॉस में। यही सब तो हम लोग को सीखना है। अगर मैं इतना प्रोडक्ट अभी बना रहा हूँ तो मेरा कंपनी फ्यूचर में क्या आ जाएगा? लॉस में जाएगा कि प्रॉफिट में। यही तो हम यहाँ से समझेंगे। तो कहने का मतलब क्या आ गया कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जो ये पॉइंट आ रहा है, अगर इस पॉइंट के पहले हम देखें, अगर इस पॉइंट से अगर पहले देखें तो हम क्या हैं? लॉस में हैं। अगर इस पॉइंट के आगे जाते हैं तो ब्लैक लाइन ब्लू लाइन से ऊपर चला जा रहा है, मतलब टोटल सेलिंग कॉस्ट का वैल्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो गया। मतलब इस पॉइंट के आगे हम क्या हैं? प्रॉफिट में हैं। क्या बात है, ये तो सही बात है, ये तो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम आगे हैं तो मेरे को प्रॉफिट है, अगर पीछे हैं तो लॉस है। तो ये मेरा जो सेक्टर है, ये चीज़ क्या बता रहा है? तुम कितने लॉस में हो। ये जो है एरिया, ये लॉस का एरिया है। किसका एरिया है? लॉस का, कि तुम्हारा कितना लॉस है। जबकि ये एरिया क्या बता रहा है? कि तुमको कितना प्रॉफिट है। ये जो एरिया है वो क्या बता रहा है? तुमको कितना प्रॉफिट है। ये किसका एरिया हो गया? प्रॉफिट का। किसका एरिया हो गया? प्रॉफिट का। ठीक है, ये क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ये एरिया जो बता रहा है वो प्रॉफिट का। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है, जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना यूनिट है, अगर उस यूनिट से कम मेरा अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो मेरा कंपनी लॉस में है। अगर उस पॉइंट से अगर ज़्यादा मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो मेरा कंपनी क्या है? प्रॉफिट में है। तो मतलब जो मेरा ब्रेक इवन यूनिट है, ब्रेक इवन इसको क्या बोलेंगे? यूनिट। जो ब्रेक इवन यूनिट का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? हमेशा ब्रेक इवन, जो मेरा यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करना है यूनिट का, वो हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए? ब्रेक इवन यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेरा नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो ब्रेक इवन यूनिट से ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट में हैं। अगर मेरा जो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट का है, अगर वो कम है तो मैं क्या हूँ? घाटे में हूँ। ये समझ गए घाटे फायदे के बाद। अब बात है कि कितना घाटे में हूँ, कितना फायदा में हूँ, वो चीज़ समझना है। ठीक है, अगर मैं सपोज करता हूँ कि इतना यहाँ पे अगर जाता है, अगर यहाँ से एक जस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं।
अगर मैं इतना गुड्स बना रहा हूँ, अगर मैं इसका x1 वैल्यू रख देता हूँ, x1 यूनिट है, अगर मैं x1 यूनिट बना रहा हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट में हूँ, कितना प्रॉफिट में हूँ वो कैसे पता चलेगा? मैं इससे कंपेयर करूँगा, ब्रेक इवन पॉइंट से आगे कितना हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट से कितना आगे हूँ, जितना आगे हूँ उतना क्या हूँ, फायदे में हूँ। तो ये जो चीज़ होता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट एट ए ब्रेक इवन पॉइंट एंड द नंबर ऑफ यूनिट विच वी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज द गैप बिटवीन दिस टू इज नोन एज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके वाइज, यूनिट वाइज, यूनिट वाइज कितना हम सेफ हैं, कितना अधिक बना रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, ये क्या बताता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब कितना हम लोग सेफ साइड में हैं ब्रेक इवन यूनिट से। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन यूनिट से कितना सेफ साइड में है, ये यूनिट वाइज हो गया। उसी तरह से सेल्स वाइज होगा कि कितना हम लोग सेल अधिक कर रहे हैं एज कंपेयर टू द ब्रेक इवन सेल। अगर यहाँ पे कॉस्ट देखा जाए तो ये क्या है, ब्रेक इवन, ये जैसे यूनिट था ये ब्रेक इवन सेल हो गया, मतलब ब्रेक इवन पे कितना मेरे को सेल करना है, तो जहाँ पे मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन है। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट। इस पॉइंट पे ना कोई लॉस हो रहा है ना कोई प्रॉफिट है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना अमाउंट का जो सेलिंग हुआ है उस सेल को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल। और जो यूनिट में जितना मैन्युफैक्चरिंग होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन यूनिट। लेकिन मैं अभी यहाँ पे हूँ, मतलब मेरा कंपनी इतना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है और इतना सेल का इतना टोटल इसका सेल है, तो कितना अधिक सेल कर रहा है एज कंपेयर टू द ब्रेक इवन सेल, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसके वाइज, यूनिट वाइज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाइज। क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यूनिट वाइज। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग काम कर रहे होंगे, तो अगर हम उसका ये डाटा पढ़ लें कि उसका टोटल कॉस्ट कितना है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट मिलाकर, और कितना पर सेल कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट कितना गुड्स मैन्युफैक्चर करना होगा ताकि वो प्रॉफिट में रहे। अगर ये पता चल जाए कि वो इतना गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अगर कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में, ये सारा डाटा बता सकते हैं। तो ये यहाँ से सीख गए। अब इसको हम लोग फॉर्मूले के बेसिस में फॉर्मूले पर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, इजीली कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा सेलिंग कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट को क्या लिखते हैं, सेलिंग कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जो है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट प्लस में सम प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या है, सेलिंग कॉस्ट। अगर ये प्रॉफिट के जगह पर लॉस भी हो सकता है, कब, जब ये टोटल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट से कम हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तो पी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस में सम प्रॉफिट। ये मेरा ओवरऑल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी को हम लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर करके अलग अलग पैरामीटर को डिजाइन करेंगे। अभी यहाँ तक हम लोग क्या क्या सीखे, जो पॉइंट जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन यूनिट क्या होता है, ब्रेक इवन थ्योरेटिकली जो समझ चुके हैं, ब्रेक इवन यूनिट क्या होता है, ब्रेक इवन सेल क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो क्या बताता है, सेल्स वाइज और यूनिट वाइज ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ जाएं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, अब थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या बात हम बोलने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं क्या बताया कि जो सेलिंग कॉस्ट होगा, सेलिंग कॉस्ट को हम लोग कैपिटल एस से लिखते हैं, एस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को क्या लिखते हैं, कैपिटल बी से लिखते हैं, प्लस सम प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं पर यूनिट का बात करूं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या देखना है कि मैं कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करूं ताकि मेरे को इतना प्रॉफिट हो, यूनिट वाइज देखना है। और ये मेरे को पता है कि पर यूनिट में कितना सेल करता हूं। अगर यूनिट वाइज देखूं तो कैपिटल एस जो टोटल सेल है, टोटल सेलिंग कॉस्ट है, वो क्या होगा, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, प्लस में फिक्स कॉस्ट। ठीक है, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट को, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई विद द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, द स्मॉल भी मल्टीप्लाई विद द एक्स। ठीक है, प्लस में प्रॉफिट। अगर इसको वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले जाते हैं तो स्मॉल एक्स माइनस
स्मॉल v मल्टीप्लाई विथ x इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट इक्वल टू पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या यहाँ से निकालते हैं, एक 1 मिनट, यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या बताया, ये जो मैंने फार्मूला डिजाइन किया, ये किस लिए डिजाइन किया, अगर मेरे को P अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए, जब मेरा कंपनी का जो फिक्स कॉस्ट इतना है और पर यूनिट वेरिएबल, तो यहाँ से हम लोग क्या सीख लिए, ये फार्मूला क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपको कभी क्वेश्चन ये निकालना हो, कभी क्वेश्चन पूछे कि हम कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करें कि मेरा P अमाउंट का प्रॉफिट हो, अगर मेरे कंपनी का फिक्स कॉस्ट इतना है और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना है, तो आपको बताना है कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में ये मेरा फार्मूला यूज होगा, ठीक है। एक फार्मूला हमको मिल गया। अब आते हैं दूसरा, क्या समझते हैं। अगर कोई पूछे कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, ठीक है, मेरे कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कितना है, मतलब कितना यूनिट मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं कि मेरे कंपनी का कोई प्रॉफिट और कोई लॉस ना हो, मतलब यही ना हुआ। अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट मेरे कंपनी का कितना है बताओ, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना है, सेलिंग कॉस्ट कितना है, यही मैं पूछूंगा, बेसिक जानकारी उससे। वो पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, मतलब क्या है, उसके कंपनी के बारे में ये बताना है कि वो कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करे ताकि उसको कोई प्रॉफिट ना हो ना ही कोई लॉस हो, ये चीज़ वो पूछ रहा है, कितना बनाए। तो मैं बोलूँगा इसी फार्मूला को फॉर्मुलेट करते हैं, एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, BEPU, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, कितना यूनिट तुम मैन्युफैक्चर करो भाई ताकि तुमको ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। उसके लिए मेरा फिक्स कॉस्ट उससे पूछ लेंगे, फिक्स कॉस्ट कितना है, वो 1 हो गया। उस पॉइंट पर प्रॉफिट होगा कुछ, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट का वैल्यू क्या रख देंगे, 0, प्रॉफिट का वैल्यू 0 रख देंगे। और ये उसका सेलिंग कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पूछ लेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सेलिंग कॉस्ट होगा, कुछ ना कोई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा। इससे हमको क्या पता चल गया, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट कितना होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेक इवन पॉइंट कितना यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कितना होगा, F डिवाइडेड बाई S माइनस BU। वहाँ पर प्रॉफिट 0 कर देता है, प्रॉफिट 0 पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू क्या बता रहा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का ये हो गया। अगर वो पूछे कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल कितना होना चाहिए, तो यूनिट मिल गया कि इतना यूनिट तुम बनाओगे तो तुम्हारा जो होगा वो क्या होगा, वो ब्रेक इवन। अगर इतना यूनिट बनाओगे तो तुम्हारा ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, मतलब वही ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उस ब्रेक इवन पॉइंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पर यूनिट सेलिंग प्राइस से, तो वो क्या मेरे को बताने लगा कि टोटल सेल वैल्यू, क्योंकि हर एक यूनिट का मेरे को पता है सेलिंग कॉस्ट कितना है, स्मॉल एस। अगर ब्रेक इवन यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एस से, तो वो क्या बताने लगा, ब्रेक इवन यूनिट सेल्स, ठीक है ना, ब्रेक इवन यूनिट सेल। तो ब्रेक इवन यूनिट सेल का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट सेल का ब्रेक इवन यूनिट सेल का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो कितना हो जाएगा, स्मॉल एस से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कितना है, F डिवाइडेड बाई स्मॉल एस माइनस स्मॉल v। ये मेरा क्या बता रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ब्रेक इवन पॉइंट सेल, ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। अब क्या करते हैं कि ये मेरा टोटल जितना भी अभी हम लोग डिस्कस किए थे उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट बता दिए, ब्रेक इवन यूनिट सेल्स का फॉर्मूला बता दिया, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला बता दिए, और कितना मैन्युफैक्चरिंग करे ताकि मेरा इतना प्रॉफिट हो, चाहे इतना प्रॉफिट के लिए कितना मैन्युफैक्चरिंग करे उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया। लेकिन अभी तक ये उसमें 2 पॉइंट छूट रहा है, वो क्या है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट सेल्स वाइज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज, ये बताना। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे, उसको समझने से पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक सॉल्व करके देखते हैं इस टॉपिक पे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वो क्या करता है कि 2 मशीन लाता है, एक स्टैंडर्ड मशीन लाता है और एक ऑटोमेटिक मशीन लाता है। और जो बता रहा है कि जो अभी मशीन लाते हैं तो वो बोल रहा है कि मशीन का जो सेटअप टाइम है स्टैंडर्ड मशीन का उसका 30 मिनट है, जो ऑटोमेटिक मशीन है उसका सेटअप करने का टाइम 2 घंटा है, और जो उसका मशीनिंग कॉस्ट पर यूनिट है
उसका टाइम जो है वो 22 मिनट है स्टैंडर्ड का, और मशीनिंग टाइम ऑटोमेटिक मशीन का पर पीस 5 मिनट है, ठीक है। और जो रेट लग रहा है मशीनिंग का वो 200 रुपये लग रहा है पर घंटे स्टैंडर्ड मशीन पे, और ऑटोमेटिक मशीन पे 800 रुपये पर घंटे लग रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर जब भी हम मशीन लेकर आएंगे तो मशीन पे सबसे पहले क्या होगा, सेट करना होगा उसको। सेट करने के बाद क्या होता है, आप जैसे मशीन सेट कर देंगे, मशीन सेट करने के बाद आप उस पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कीजिएगा। सेट करने के बाद, सेट करने में टाइम लगेगा, तो एक स्टैंडर्ड मशीन है जिसका सेट करने का कुछ टाइम लग रहा है 30 मिनट, और एक है जिसका ऑटोमेटिक मशीन जिसका 2 घंटा लग रहा है सेट करने में। ये जो स्टैंडर्ड मशीन है उसको मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो टाइम लग रहा है वो ऑलमोस्ट 22 मिनट है, और जो ऑटोमेटिक मशीन है उसको 1 यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में 5 मिनट है, ठीक है। ये तो है मशीन के बारे में। अब मशीन पर जो ऑपरेटर काम कर रहा है भाई, उसको तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। जो मैनुअल मशीन है, चाहे इसमें जो लिखा है स्टैंडर्ड मशीन है, स्टैंडर्ड मशीन पे क्या होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो कम वेजेस पे करते हैं, ज़्यादा उनको मतलब प्रोफेशनल नहीं होते हैं। वो जो ऑटोमेटिक मशीन पे काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होता है, तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वो बोल रहा है ऑटोमेटिक मशीन पर जो काम कर रहा है उसको 8 घंटे मेरे को वेतन पे करना पड़ रहा है पर घंटा, और जो स्टैंडर्ड मशीन पर काम कर रहा है उसको 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से देना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करे जो मेरा ऑटोमेटिक मशीन है वो क्या हो, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड मशीन, ठीक है। तो बात आप सोचिएगा तो सिमिलर लगेगा ब्रेक इवन एनालिसिस की तरह, कि भाई उसमें कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करे कि हम प्रॉफिट में आ जाएं। तो इसमें दो चीज़ है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्लॉट बनाएंगे, एक ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में हम लोग रख देते हैं टाइम, एक्स एक्सिस में क्या रख देते हैं, टाइम नहीं, एक्स एक्सिस में रख देते हैं यूनिट, कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करे ताकि प्रॉफिट में आ जाए, यूनिट रख देते हैं। सेकंड में जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या रख देते हैं, कॉस्ट, क्या रख देते हैं, कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट लगेगा। सेकंड पे क्या रख देते हैं, कॉस्ट को रख देते हैं, ठीक है, कॉस्ट, ठीक। अब हम क्या किए हैं कि जो पहला मशीन है, पहला मशीन के लिए हम ब्लू मार्कर यूज कर रहे हैं, यानी जो मेरा कौन मशीन है, स्टैंडर्ड मशीन के लिए ब्लू मार्कर। जो स्टैंडर्ड मशीन है वो क्या कर रहा है, उसका फिक्स सेट करने का टाइम कितना भाई, वो सेट हो रहा है कितने मिनट में, 30 मिनट में, आधे घंटे में मेरा ये सेट हो गया। तो ये लेकिन सेट करने का ये हम ग्राफ तो नहीं ना बना रहे हैं कितना टाइम, ये तो टाइम का रेफरेंस नहीं है, जो वाई एक्सिस है वो टाइम का रेफरेंस नहीं, वो किसका रेफरेंस है, कॉस्ट का। तो मेरे को 30 मिनट लगा, मतलब सेट करने में मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, सेटअप कॉस्ट कितना देना पड़ा, 30 मल्टीप्लाई विथ 30 मिनट है, 30 तो मतलब घंटे में बदल देंगे तो 1/2 हाफ आवर मल्टीप्लाई विथ 200, मतलब कितना देना, 100 रुपये मेरे को देना पड़ा, किसके लिए, सेट करने के लिए, ठीक है। 200 रुपये घंटे का देना था, आधा घंटा में सेट हो गया, मतलब 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये मेरा हो गया सेट करने का। सेट करने के बाद जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में टाइम दिया 22 मिनट, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करने में मेरे को 22 मिनट टाइम देना है, हर एक मिनट और हर एक घंटे का मेरे को कॉस्ट देना है, कुछ पैसा देना है। तो एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने का कितना मेरे को कॉस्ट देना है वो निकालेंगे। तो बोल रहा है क्या कि 22 मिनट में एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, 22 मिनट में कितना बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है। और जो 1 घंटे में जो मशीन पे काम कर रहा है उसको काम करने के लिए मेरे को कितना देना पड़ रहा है, 200 रुपये देना पड़ रहा है। तो मतलब एक प्रोडक्ट के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 22/60, ठीक है ना, इतना घंटा लग रहा है एक पे काम करने पे, मल्टीप्लाई विथ 200, मतलब हर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 22/60 गुने 200 रुपीज़ इसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा पर एक यूनिट के लिए, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे वो यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगा, वैसे मेरा कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है भाई, समझ गया। ये मेरा ग्राफ बन गया किसका, टोटल कॉस्ट का, किसके लिए, टोटल कॉस्ट का, कौन से मशीन के लिए, जो मेरा मैनुअल मशीन है। मैनुअल मशीन को क्या इसमें लिखा गया है, स्टैंडर्ड मशीन, ये किसके लिए, स्टैंडर्ड मशीन के लिए ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब आते हैं किसके लिए, अब हम लोग आते हैं अपना
ऑटोमेटिक मशीन के लिए। ऑटोमेटिक मशीन को सेट करने में कितना टाइम लग रहा है? सेट करने में मेरे को 2 घंटा लग रहा है। तो 2 घंटे में कितना मेरे को पे करना पड़ा? 1600 रुपये। 1 घंटे के लिए हम लोग कितना पे कर रहे हैं? 1 घंटे के लिए हम लोग पे कर रहे हैं 800 रुपये ऑटोमेटिक पे। तो 2 घंटा सेट करने में लगा, तो मतलब फिक्स कॉस्ट कितना लग गया सेट करने में? फिक्स कॉस्ट मेरा लग गया 1600 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितना लग गया? 1600 रुपये। उसके लिए हम लोग ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिक मशीन है उसके लिए हम 1600 रुपया फिक्स कॉस्ट के तौर पे क्या कर दिए? दे दिए। ठीक है, इतना इन्वेस्ट कर दिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये बोलता है कि हर एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में मेरा जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम कम लग रहा है, मतलब 1 घंटे में ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 घंटा में ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब पर यूनिट जो इन्वेस्टमेंट मेरा कॉस्ट का है वो कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पिछला। तो पिछला में इसमें 5 मिनट में 1 प्रोडक्ट बन रहा है, तो 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बनेगा? 12 प्रोडक्ट बनेगा। 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बनेगा? 12 प्रोडक्ट बनेगा। अब 12 प्रोडक्ट बनेगा 1 घंटे में ना। 1 घंटे में मेरे को कितना पैसा देना पड़ रहा है? 800 रुपये। तो 800 रुपये 1 घंटे का, 1 घंटे में 12 प्रोडक्ट। तो 1 प्रोडक्ट बनाने के कितना पैसा देना पड़ रहा है? 800 बटे 12 रुपये। तो 800 रुपये, 800 अपॉन 12 रुपये मेरे को पैसा देना पड़ रहा है पर यूनिट का। ठीक है, 800 बटे 12 आ गया मेरा पर यूनिट का कॉस्ट। तो 800 अपॉन 12 इसका कितना आया था? 22 गुणे 60 मल्टीप्लाई विथ 200। इसमें कितना आ गया है? इसका हम लोग बनाते हैं, इसका बनाएंगे तो इसका स्लोप थोड़ा सा क्या होगा? पिछला से कम होगा। ठीक है, पिछला से जो ब्लू लाइन है उससे उसका स्लोप, ये जो ब्लैक लाइन है उसका क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसका जो पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है वो क्या है? कम आ रहा है। जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट वो कम आ रहा है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? स्लोप होता है। तो अगर वो कम आ गया तो स्लोप भी कम हो गया। तो इसका स्लोप कितना आ रहा है? तो 800 डिवाइडेड बाई 12, ये स्लोप आ गया। ठीक है, और ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन कहीं ना कहीं कट दिया। ठीक है, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग अब समझते हैं। कह क्या रहा है? ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ ये बता रहा है कि जब हम ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट से पहले का डिस्कशन करते हैं। ये पॉइंट से पहले जितना भी मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ गुड्स का, उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा पैसा किस पे लग जा रहा है? ऑटोमेटिक मशीन पे। ऑटोमेटिक मशीन पे अगर हम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये पॉइंट से पहले, तो सबसे ज़्यादा पैसा मेरा लग रहा है ऑटोमेटिक पे, और उससे कम लग रहा है किस पे? जो मेरा स्टैंडर्ड मशीन है उस पे। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करते हैं उसके बाद क्या हो जाता है? जो स्टैंडर्ड मशीन है उस पे जो मेरा पर यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जा रहा है एज कम्पेयर टू द ऑटोमेटिक मशीन। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ये 5 मिनट में ही ऑटोमेटिक मशीन 1 प्रोडक्ट को बना दे रहा है। तो 1 घंटा में 12 प्रोडक्ट बन जा रहा है, जबकि वो 22 मिनट लगा दे रहा है। 22 मिनट लगा रहा है तो ऑलमोस्ट कितना बन जा रहा है आपको प्रोडक्ट? ऑलराउंड आपको 3 प्रोडक्ट बनेगा, लगभग 3 से कम ही बनेगा। तो अब जब 3 से कम बन रहा है, 3 या 3 से 66 मिनट में आपको 3 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 12 प्रोडक्ट बना रहा है ऑटोमेटिक, वो 3 प्रोडक्ट बना रहा है। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा ना कि जो मेरा ऑटोमेटिक मशीन है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा बेनिफिट शो करने लगेगा एज कम्पेयर टू द मशीन। वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को निकालना है, क्योंकि इसी पॉइंट के बाद, इसी यूनिट के बाद मेरा जो ऑटोमेटिक मशीन क्या हो गया? इकोनॉमिकल हो गया, ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मशीन। इस पॉइंट को निकालना है। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे भाई? इस पॉइंट को निकालने के लिए सबसे पहले इसके लिए टोटल कॉस्ट जो आ रहा है उसको निकालेंगे। इसके लिए टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है? इसके लिए जो टोटल कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा? ब्लू लाइन के लिए, मतलब ये कॉस्ट कौन सा है? स्टैंडर्ड मशीन। स्टैंडर्ड मशीन के लिए टोटल कॉस्ट क्या आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि कितना रुपये है? 100 रुपये है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 22 गुणे 60, 22 भागे 60 गुणे 200, ये इतना है टोटल कॉस्ट। और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है? टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिक मशीन का, टोटल कॉस्ट ऑटोमेटिक मशीन का आएगा कितना? ये 1600 रुपया तो पहले ही लगा दिए। ऑटोमेटिक मशीन का कितना रहा? 1600 रुपया तो फिक्स कॉस्ट है इसका। उसके बाद कितना है? 800 गुने 800 भागे 12, जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उतना वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए x मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि कितना प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक यूनिट का ये प्राइस है। ठीक है ना, 2200 भागे 60 गुणे 200, 800 भागे 12 गुणे x, ये क्या है? हर एक यूनिट का है। ठीक है, ये आ गया। अब इस पॉइंट पे इसका टोटल कॉस्ट प्लस में ऑटोमेटिक का टोटल कॉस्ट प्लस में इसका
जो मेरा स्टैंडर्ड मशीन है दोनों का टोटल कॉस्ट क्या है, सेम है। अब जो दोनों का टोटल कॉस्ट सेम है इसी पॉइंट पे, तो दोनों को अगर इक्वेट कर देते हैं और जो x का वैल्यू आएगा वही ये यूनिट होगा, इस यहाँ पे वही यूनिट होगा। तो करते हैं दोनों को इक्वेट सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 1500 बराबर 1500 बराबर x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा 22/60, इसको ऐसे कर देते हैं 2 दूनी 4 44 440/6 गुने 444 माइनस ये 800/12, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से दोनों का एलसीएम निकाल कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा वो मेरा आंसर हो गया। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस उसको ध्यान से समझना है कि वो किस पैटर्न पर बेस है और उसके बाद उसको जस्ट प्रोसीड करना है। इसमें क्वेश्चन में कुछ था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसी पे एकदम बेस्ट था, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 225 के आसपास आएगा इसका आंसर, कर लेगा। इसका आंसर x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, x का जो वैल्यू आएगा 225। अगर 225 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर कर देते हैं, 225 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो जो मेरा ऑटोमेटिक मशीन है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा एज कम्पेयर टू द मैनुअल मशीन। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज इफ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब इंक्रीज करता है। सबसे पहला सवाल यही है और उसके बाद ऑप्शन बाद में हम लोग देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कब इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपल एक जो ब्रेक इवन एनालिसिस का जो कर्व था उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ऐसे रफ में, ताकि समझ में आए। ब्रेक इवन एनालिसिस में लगभग कर्व ऐसा ही था। उसमें एक ये आ गया था मेरा टोटल कॉस्ट का था, ये मेरा था किसका, सेलिंग कॉस्ट का था, ठीक है। यह था, ये जो मेरा था वो ब्रेक इवन पॉइंट था। क्या था, ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब इंक्रीज करेगा। अब ऑप्शन समझते हैं क्या दिया है, इफ द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज मतलब स्मॉल भी, फिक्स कॉस्ट सॉरी, एक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज मतलब जो ये मेरा फिक्स कॉस्ट है अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा तो क्या मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज करेगा। कॉमन सी सवाल है, सिंपल है। हाँ भाई, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं, इसको ऊपर की तरफ यहाँ लाते हैं, ठीक है, यहाँ लाते हैं, तो यहाँ के ऊपर ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ आ जाएगा। जस्ट इसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे तब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है। हाँ भाई, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ाते हैं, फिक्स कॉस्ट यहाँ से F1 से लेकर F2 आ गए, मतलब F2 बढ़ा दिया तो मेरा ब्रेक पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकंड क्या कहा था, इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज। अच्छा ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज देख लेते हैं। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मतलब क्या है, स्मॉल भी, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल बी से लिखते हैं, आज जो कैपिटल बी होता है मैं कब से बता रहा हूँ, स्मॉल भी इंटू एक्स है। स्मॉल भी क्या आता है, स्मॉल भी बताता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये स्लोप होता है, वेरिएबल कॉस्ट का स्लोप होता है। जो लाइन है टोटल कॉस्ट का उसका स्लोप होता है। अब इसका स्लोप इंक्रीज करते हैं। अगर मैं को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करना है मतलब इसका क्या करना है, स्लोप इंक्रीज करना है। तो जब इसका हम लोग स्लोप इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से आगे लाइन बढ़ेगा। अगर इस तरह से लाइन आगे बढ़ेगा तो यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से शिफ्ट कर गया, यहाँ पे, मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज। ये मैं इंक्रीज करके बता, अगर ये इंक्रीज करता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर इंक्रीज करता है तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीजेज। अगर मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन आप क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंक्रीज करना चाहिए, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड नंबर गलत है। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर इंक्रीज कराता तो अब सही हो जाता, अगर ये डिक्रीज करा रहा है तो इसलिए ये गलत है। तीसरा क्या बोल रहा है, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट
इंक्रीजेज। सेलिंग प्राइस कौन सा है, ये ब्लैक लाइन है। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर हम इंक्रीज करते हैं, नहीं डिक्रीज करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिक्रीजेज मतलब इसका स्लोप को क्या करते हैं, हल्का नीचे करते हैं। जैसे ही इसके स्लोप को नीचे करेंगे तो स्लोप नीचे करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। स्लोप नीचे करके हल्का स्लोप नीचे करेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि कुछ दूर जाकर ये क्या करेगा, ब्लू लाइन को काटेगा, यहाँ पे आ गया। मतलब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस अगर घटाते हैं पर यूनिट तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है कि हाँ ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज है, मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है। मतलब फर्स्ट और थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि हम मतलब रिलेट करके सोल्व कर सकते हैं। तो अब तक जितना पढ़े थे उसके बेसिस पे यही क्वेश्चन था, बाकी अपना निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन और भी बन सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे। एक टर्म होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। देखिए, अगर कंपनी है तो कंपनी एक तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक तो प्रोडक्ट बनाता नहीं, बहुत सारा उसमें प्रोडक्ट बनते रहता है। अगर कोई स्टेशनरी का कंपनी है तो कॉपी भी बनाता है, पेन भी बना रहा होगा, डस्टर भी बनाता होगा, बहुत सारा चीज़ बना रहा है। ठीक है, केवल वो कॉपी पर डिपेंडेंट नहीं है, नोटबुक पर डिपेंडेंट नहीं, बहुत सारा चीज़ प्रोडक्ट बना रहा है। तो उस प्रोडक्ट को बनाते समय वो हमेशा ये बात ध्यान रखेगा, कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट में मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और बेनिफिट को कंपेयर करने के लिए उसको टर्म यूज करना पड़ेगा, क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन, समझते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या बताता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये बताता है कि हम कितना सेलिंग कर दिए, हम कितने का सेलिंग कर दिए। ठीक है, उसमें से अगर कितना का सेलिंग कर दिए, सेलिंग करने के बाद हम देखते हैं कि उसमें कितना हम इन्वेस्ट किए, सेलिंग कितना का किए माइनस कितना हम इन्वेस्ट किए उस प्रोडक्ट को सिर्फ बनाने में, रॉ मटेरियल ये सब यूज करके। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट ये सब फिक्स जो लगा है, रेंट रूम, इसको नहीं देखना है। एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को बनाने में हम कितना इन्वेस्ट किए और कितना में सेल किए, ये दोनों के डिफरेंस को कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताता है। मतलब समझा नहीं क्या हम बोल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताता है कि कितना का टोटल सेलिंग हुआ माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट ये बताता है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में, हर उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना मेरे को पैसा लगा। अगर हम फिक्स कॉस्ट हटा दें, जो मेरे को रेंट के लिए देना है, जो मेरे को लेबर ओवर को देना है, ये सब चीज़ हटा दें, लेबर ओवर कॉस्ट सब चीज़ हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, वो जो डिफरेंस होता है वो सेलिंग माइनस सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है, कैपिटल बी का जो सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। समझा नहीं भाई, मतलब बोल क्या रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखो, मान लो मैं एक प्रोडक्ट ए बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बी बना रहा हूँ। ठीक है, मेरा कंपनी है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हम इसको, मेरा ए का प्रोडक्ट जो हुआ है वो 15 लाख का सेलिंग हुआ है, टोटल सेल ए का। बी को मैंने से बी में जो टोटल मेरा सेलिंग हुआ है 20 लाख का सेल हुआ है। ठीक है, 20 लाख का सेल हुआ है। अब मेरे को ये जानना है कि ये ए मेरे लिए बेटर है कि बी मेरे लिए बेटर है। कैसे चेक करेंगे, बोलेंगे बी बेटर है क्योंकि इसमें 20 लाख का सेल हुआ है, ए में तो 15 लाख का ही सेल हुआ है। नहीं, ऐसे हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे कि कौन मेरे लिए बेस्ट है। हम ये जानेंगे कि हम इसमें कितना इन्वेस्ट किए थे, कितना पर यूनिट बनाने में। लेबर मेरा सेम है, इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, दो मेरे पास चॉइस है। इसको अगर बनाते हैं तो 15 लाख का सेल होता है, उतना ही लेबर पे। अगर बी बनाना है उतना ही लेबर पे, ये 20 लाख का सेलिंग होता है। लेकिन ये मेरे लिए बेटर है कि ये मेरे लिए बेटर है, इसको चुनना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको बनाने में जो मेरा टोटल कॉस्ट जो लग रहा था, वेरिएबल कॉस्ट, वो कितना लग रहा था। इसमें मेरा लग रहा था मात्र और मात्र 10 लाख। ठीक है, 10 लाख बनाने में लग रहा था। ठीक है, जो मेरा बनाने में लग रहा था वो कितना लग रहा था, 10 लाख। इसको बनाने में मेरे को लग रहा था 18 लाख।
18 लाख बनाने में लगा 20 लाख का सेलिंग हुआ, इसमें 10 लाख बनाने में लगा 15 लाख का सेलिंग हुआ, मतलब कम मार्जिन में ज़्यादा फायदा, 5 लाख का मेरे को फायदा हो गया। ठीक है, इसमें 20 लाख का मैंने सेलिंग किया, 18 लाख का ही 18 लाख बनाने में ही खर्च कर दिया, मतलब 2 लाख का ही सेलिंग हुआ, 2 लाख का ही बेनिफिट हुआ, जबकि जो पैसा का लेन देन हुआ वो 20 लाख तक का हो गया। इतना बड़ा पैसे को, इतना बड़ा अमाउंट को डील कर रहे हैं, डील करने के बाद मेरे को 2 लाख ही फायदा हो रहा है, जबकि ये इसमें कम पैसा में ही डील हो गया, ज़्यादा मेरे 15 लाख का ही सामान बेचाया लेकिन फ़ायदा मेरे को ज़्यादा हो गया। तो हम क्या प्रेफर करेंगे, प्रोडक्ट ए बनाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, बी भी करेंगे, अगर मेरे को लेबर का शॉर्टेज है चाहे कोई प्रॉब्लम है तो हम ए को फेवर करेंगे। इसी चीज़ को के लिए हमको टर्म यूज़ करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिफरेंस है किसका, सेलिंग प्राइस का और वेरिएबल प्राइस का, दोनों का डिफरेंस है, वो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान में, अगर पीछे से अगर आपको याद आ रहा होगा, एक जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे वो लिखे थे क्या, सेलिंग प्राइस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्या लिखे थे, पहले हम लोग लिखे थे सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट, ये लिखे थे। अगर सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, अगर वेरिएबल कॉस्ट को इधर ला देते हैं, सेलिंग माइनस वेरिएबल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस माइनस बी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। ये टर्म है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आगे हम लोग मतलब यूज करेंगे, इसको याद रखिएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। ठीक है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या समझ गए, टर्म कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन समझ गए। अब अगला टर्म को देखते हैं, सब ये यूजफुल है, आगे सब काम आएगा। अगला जो टर्म है वो है क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, P/V रेशियो, प्रॉफिट द वॉल्यूम रेशियो। देखने में लग रहा है सिंपल, लग रहा है कि P मतलब प्रॉफिट हो गया, अभी मतलब वॉल्यूम कितना यूनिट सेल किए, उसी दोनों का रेशियो है, नहीं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो थोड़ा अलग होता है। एक बात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से डिस्कस करने से पहले मेरे को माइंड में किया गया, कभी कभी लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन को समझते हैं कि वो प्रॉफिट है, बिल्कुल नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से आपको फिक्स कॉस्ट घटाना पड़ेगा, तब आपका प्रॉफिट आएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिफरेंस है केवल सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का, सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। अगर सेलिंग माइनस वेरिएबल माइनस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तब वो मेरे को प्रॉफिट का वैल्यू मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से प्रॉफिट को घटाएंगे तब मेरे को कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट को घटाएंगे तब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। अब आते हैं P/V रेशियो समझते हैं। प्रॉफिट बाई वॉल्यूम रेशियो, ये एग्जैक्ट आपको बताएगा जो अभी का समय चल रहा है इसके बेसिस पे। अगर मान लीजिए आपके पास कंपनी खोले हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे आपका ना है चाहे किसी में आप काम कर रहे हैं, कोई पर्व आता है, फेस्टिवल आता है, आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेकिन किसी फेस्टिवल के कारण लेबर जो है वो शॉर्टेज हो सकता है, वो अपना घर जाना चाहते हैं, जो वर्कर एम्प्लॉय हैं वो घर जाना चाहते हैं, तो लेबर का शॉर्टेज होगा। और ये आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरा जो इंडस्ट्री है या मेरा ऑर्गेनाइजेशन है कुछ देने के लिए बंद रहे। ठीक है, वो आप बंद प्रेफर नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो उस समय क्या करना होता है, आपको मैनेज करना होता है कि मैं कौन सा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, और जो जिससे मेरे को मेन प्रॉफिट हो रहा है उसको कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें कम आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आप सोचिएगा थोड़ा सा उसको डाउन कर देते हैं, वहाँ से लेबर को निकाल कर, वर्कर को निकाल कर, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसमें डालें, जब तक मेरा लेबर का शॉर्टेज है। जैसे ही लेबर का शॉर्टेज फिल हो जाएगा सब काम चलाएंगे। वैसे सिचुएशन को डील करने के लिए आपको प्रॉफिट टू द वॉल्यूम रेशियो काम करेगा कि किसका प्रोडक्शन रेट थोड़ा कम करें, किसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा रखें ताकि मेरे को ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे P/V रेशियो, प्रॉफिट टू द वॉल्यूम। जिसका ज़्यादा P/V रेशियो होगा उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे उसका मैन्युफैक्चरिंग, जिसका P/V रेशियो कम होगा उसको हम लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं प्रॉफिट टू द वॉल्यूम रेशियो क्या होता है। प्रॉफिट टू द वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है किसका, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेलिंग प्राइस। क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेलिंग प्राइस। ये मत सोचिएगा P/V रेशियो जो है वो क्या है, प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम, मतलब P अपॉन वॉल्यूम मतलब यूनिट, ऐसा नहीं है। P/V रेशियो जो क्या है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेलिंग कॉस्ट का
रेशियो है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेलिंग कॉस्ट का रेशियो है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे मेरे को प्रॉफिट बाय द वॉल्यूम रेशियो ये कैसे बता सकता है कि किस में ज़्यादा फायदा हो रहा है। समझते हैं इस बात को। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब समझ गए थे कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, कौन प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मानते हैं मेरे पास 3 प्रोडक्ट था ए, बी और सी, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे को 10 लाख का, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे को 8 लाख का, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे को 15 लाख का। तीनों का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे को मिल गया कि इतना इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपनी मेरे को, इतना इतना कंट्रीब्यूशन ये पता चल गया। लेकिन कंट्रीब्यूशन के बाद ये भी तो देखना होगा कि कितना का हम लेन देन किए, कितना का लेन देन किए और कितना का लेन देन करने के बाद ये मेरे को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसमें 50 लाख का लेन देन किए, वो 10 लाख ही मेरे को कंट्रीब्यूट किया, जबकि इसमें हम 20 लाख का ही लेन देन किए लेकिन 8 लाख का कंट्रीब्यूशन कर दिया मेरे को। इसमें सी का प्रोडक्ट में हम 50 लाख का लेन देन किया, वो 15 लाख कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मेरे लिए बेस्ट कौन है भाई? 20 लाख से 8 लाख नहीं कमाएंगे, वही ना मेरे लिए बेस्ट है। तो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना टोटल हम लोग पैसा का जो है लेन देन कर रहे हैं, कितना का टोटल सेलिंग किए हैं, उससे कंपेयर करना है, ठीक है। अगर जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर दे कम पैसे में तो उसका पी बाई वी रेशियो ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। समझिए बात, वो मेरे को कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, कंपनी जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो मेरे को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कम पैसा लगाने पे, तो मतलब उसका पी बाई वी रेशियो हाई है। अगर कोई कंपनी मेरे को मान लीजिए ये है, ये भी मेरे को 8 ही लाख का कंट्रीब्यूट करता है, ये भी 8 ही लाख का कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन मैं इसमें सेलिंग करता 20 लाख का तो 8 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसमें मैं 5 लाख का, इसमें मैंने 20 लाख का किया था तो 8 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसमें मैं 30 लाख का किया था, ये 8 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेलिंग 30 लाख का किया था, 8 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मेरे को कौन बेनिफिट है? ये ना बेनिफिट चला जी भाई, 20 लाख के हम लोग लगाए, 8 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया, तो मतलब इसका पी बाई वी रेशियो 8/20 हो जाएगा। इसका पी बाई वी रेशियो कितना हो? 8/30, यानी इसका पी बाई वी रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इसके कंपेयर में। एक्चुअली में तो होना ही चाहिए था, क्योंकि हम बोले थे पी बाई वी रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल था ही, ऐसे भी हम लोग देख लिए। तो इससे क्या क्लियर होगा? जिसका पी बाई वी रेशियो ज़्यादा है उसी को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनाने में। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है शॉर्टेज वोटेज का तो ठीक है, तो पी बाई वी रेशियो हमको देखना है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अपॉन सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन एस। सेलिंग प्राइस नीचे वाला सेलिंग कॉस्ट रख दिए, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? एस माइनस बी, और एस माइनस बी अपॉन बी, सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन बी, नहीं सॉरी एस माइनस बी अपॉन एस, सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग कॉस्ट। ये हो गया, ठीक है, समझ गए। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया? पी बाई बी का, पी बाई बी प्रॉफिट टू द वॉल्यूम रेशियो का, ये क्या हो गया? मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा भी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पी बाई वी रेशियो इक्वल टू क्या लिखे हमें लास्ट में? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई विद द यूनिट, यानी स्मॉल एस मल्टीप्लाई विथ एक्स, एक्स क्या यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ एक्स। सेलिंग कॉस्ट नीचे है, सेलिंग कॉस्ट स्मॉल एक्स इंटू एक्स, एक्स कॉमन है, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एस माइनस स्मॉल बी डिवाइडेड बाई स्मॉल एस, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। तो ये मेरा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, इसको भी इसमें अटैच कर दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का 1 2 3 तरह से लिखा जा सकता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला। ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अभी तक हम लोग क्या समझ गए? नया चीज़, 2 चीज़, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और पी बाई वी रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और पी बाई वी रेशियो। अब हम लोग समझते हैं और 2 पॉइंट जो बाकी बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्या बचा है? जब हम आपको बता रहे थे ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस में हम आपको बताए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाइज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज, वो दोनों चीज़ है, वो दोनों चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पे जो होगा वो, ठीक है। पी बाई वी रेशियो का पहले फार्मूला लिख देते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू पी प्लस ए अपॉन एस, और इसको लिख सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू ये पी प्लस एफ अपॉन एस और कैपिटल एस माइनस भी
अपॉन कैपिटल एस। आइए हम लोग देखते हैं अब क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको याद आ रहा है, जब ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा रहे थे तो उसमें हम क्या बताते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है सेल्स वाइज, ये क्या भाई सेल्स वाइज लिखा है ना, पहले सेल्स वाइज नहीं, पहले यूनिट वाइज देखते हैं यूनिट वाइज क्या होता है, ठीक है, यूनिट वाइज। तो मैंने क्या बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो ये बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट से मैं कितना दूर काम अभी कर रहा हूँ, जो मेरा इंडस्ट्री है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कितना दूर अभी काम कर रहा है, कितना दूर सेफ साइड में है वो, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि अभी मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा इंडस्ट्री है वो अभी x यूनिट बना रहा है, कितना x यूनिट बना रहा है, x यूनिट बना रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कितना इसको यूनिट बनाना चाहिए था, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट जो था वो कितना था, उसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, तो वो था ए फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी, ये था, ठीक है। तो उसको हम लोग पुट कर देते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो यूनिट कितना था, एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस स्मॉल बी, ये था। ये जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाइज। अब ये यूनिट वाइज हो गया, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है। स्मॉल एस माइनस स्मॉल बी मल्टीप्लाई विथ एक्स, एक्स से अगर एक्स को स्मॉल एक्स और स्मॉल बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ, तो वो कैपिटल एस और कैपिटल बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पर यूनिट था, अब यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो टोटल सेल हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एस कैपिटल एस माइनस बी माइनस ए, ठीक है। ये अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, जो एस माइनस बी और माइनस ए ये किसी का फॉर्मूला है क्या, याद ध्यान में लाइए, बताते हैं हम लोग क्या बोले थे, सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ से सेलिंग माइनस भी को इधर लाइए और फिक्स कॉस्ट को भी इधर लाइए, ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट के बराबर। तो एक्चुअली में ये टर्म है वो किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। तो ये किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या, एस माइनस बी, चलिए एस माइनस बी। ये क्या बताता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू पी अपॉन एस माइनस बी, पी अपॉन एस माइनस बी, पी अपॉन एस माइनस बी। ये आ गया किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाइज। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये जो यूनिट वाइज आया, क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स वाइज में, हाँ कर सकते हैं। सेल्स वाइज में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बता रहा है कितना कितना यूनिट हम सेफ साइड में है, इतना यूनिट सेफ साइड में, अगर इसमें पर यूनिट जो सेलिंग कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज बताने लगेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर सेल्स वाइज लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज इक्वल टू MOS, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके अकॉर्डिंग, सेल्स वाइज। सेल्स वाइज लिखना होगा तो क्या करना होगा, स्मॉल एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एफ मल्टीप्लाई विथ स्मॉल एस डिवाइडेड बाई एस माइनस का स्मॉल एस माइनस भी, क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज। ये आ गया। तो ओवरऑल मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और लास्ट में फॉर्मूला लिख देता हूँ जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट वाइज है और सेल्स वाइज है, ठीक है। यूनिट वाइज क्या आ गया था, एफ अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, ये किसके अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज। कितना यूनिट हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे वर्क कर रहे हैं वो कितना आ गया था, एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस भी, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। चौथा क्या भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके अकॉर्डिंग, सेल्स वाइज। क्या हो गया, सेल्स वाइज। सेल्स वाइज क्या हो गया, एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ फिक्स्ड प्राइस मल्टीप्लाई विद एस अपॉन एस माइनस बी। ये देखिए ये जो टर्म है स्मॉल एस डिवाइडेड बाई स्मॉल एस माइनस बी, वो इससे मिलता जुलता दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, P बाई बी रेशियो। तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज इक्वल टू ए फिक्स प्राइस अपॉन P बाई भी रेशियो। ये क्या है, P बाई भी रेशियो, एफ अपॉन P बाई भी रेशियो। तो ये क्या आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। अभी तक जितना भी हम लोग टर्म पढ़े इतना ही था ब्रेक इवन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ब्रेक इवन एनालिसिस में। सारा का सारा ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने पे हम लोग को ये फील आ जाएगा कि हाँ जो हम लोग पढ़े थे वो सही है कि नहीं बेसिकली। और क्वेश्चन इसमें सिंपल है, मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन आइए देखिए समझते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 4500। फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोल रहा है भाई, 4500
500 वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट मीन्स कैपिटल बी इक्वल टू 7500, ठीक है। बोल रहा है टोटल सेल मतलब सेलिंग कॉस्ट इक्वल टू 15,000, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5,000, ठीक है। तो ये गिवन डाटा है। पूछ क्या रहा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, BEP यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज, MOS किसके वाइज, सेल्स वाइज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न ए प्रॉफिट कितना आना चाहिए 6,000 प्रॉफिट लाने के लिए कितना एक्स का यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करें, समझे। ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है सारा चीज़ लिख लिया। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है। आपको याद हो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, फिक्स प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड माइनस वेरिएबल प्राइस पर यूनिट, ठीक है। ये था जिसमें जो स्मॉल एस का वैल्यू नहीं दिया है और स्मॉल वी का वैल्यू नहीं दिया है, कैपिटल एस और कैपिटल बी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए जो कैपिटल एस जो होता है मतलब टोटल सेल प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई विद द एक्स, एंड सिमिलरली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, ओके। यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया है, टोटल सेलिंग प्राइस 15,000, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना दिया है 5,000। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट, स्मॉल एस का वैल्यू अगर मैं निकालूँ कितना आता है, स्मॉल एस का जो यहाँ से वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू 3, ठीक है, 3 रुपीज़। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू कितना 3 रुपीज़, ओके। वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, स्मॉल बी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 7,500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल यूनिट कितना है 5,000, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5 रुपीज़, ठीक है। क्या पता चला यहाँ से पता चला कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 3 रुपीज़ है और वेरिएबल प्राइस पर यूनिट जो है 1.5 रुपीज़ है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 4,500, इसमें पुट करते हैं, पुट करेंगे तो कितना आएगा 4,500 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1.5, ठीक है। कितना आ गया भाई 4,500 डिवाइडेड बाई 1.5, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 4,500 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000। कितना मेरा प्रॉफिट आ गया, ब्रेक इवन कितना आ जाएगा यहाँ से 3,000 ना, 45, ठीक है, 3,000 आ गया। तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट कितना आ जाएगा 3,000, ठीक क्या है यूनिट वाइज। मतलब क्या समझे यहाँ से कि मतलब टोटल जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो कितना होना चाहिए 3,000। अगर 3,000 पॉइंट से अधिक मैं बनाऊंगा तब मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर 3,000 से कम क्वांटिटी बनाऊंगा तो मेरे को घाटा होगा, अगर 3,000 बनाऊंगा तो ना फायदा होगा ना घाटा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आया 3,000, ओके। इसका यहाँ पे लिख देते हैं आंसर कितना आया 3,000। अब आते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज। अभी हम फार्मूला लिखे थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज का, क्या था मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज का फार्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स वाइज का फार्मूला था फिक्स प्राइस, क्या था फिक्स प्राइस डिवाइडेड बाई स्मॉल एस माइनस बी मल्टीप्लाई विथ एक्स, ठीक है। लिख देते हैं फार्मूला यहाँ पे फिर से, क्या था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या सेल्स वाइज का फॉर्मूला क्या था फिक्स कॉस्ट अपॉन स्मॉल एस माइनस बी मल्टीप्लाई विथ एक्स, ठीक है।
एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया है, स्मॉल एस माइनस बी निकाल दिए हैं। फिक्स प्राइस कितना दिया हुआ है 4500 दिया। अभी निकाले कितना है इसका वैल्यू, अभी हम निकाले थे, इसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हम लोग का आया था 3000 कितना 3000। एक्स का वैल्यू कितना दिया भाई 500, कितना दिया है 5000। एफ अपॉन स्मॉल एस माइनस बी, ठीक है। कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करना, सॉरी कैप स्मॉल एस होता है, सॉरी ये क्या मैंने लिख दिया, एक्स स्मॉल एस होता है। स्मॉल एस का वैल्यू कितना आया भाई 3, फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। एफ अपॉन एस माइनस बी मल्टीप्लाई विथ स्मॉल एस, कितना आया 3000 मल्टीप्लाई विथ 3, 3000 मल्टीप्लाई विथ 3, कितना आएगा टोटल 9000, ठीक है 9000। मतलब अगर आप 9000 का सामान बेच पाते हैं तो अब आप ना फायदा में ना घाटा में। अगर 9000 से अधिक का सामान बेच पाते हैं तब आप प्रॉफिट में जाएंगे, नहीं तो अगर कम बेच पाते हैं तो लॉस में जाएंगे। इसका कितना आंसर आ गया 9K, कितना आ गया 9K। अब आते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, कितना एक्स का यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करे ताकि मेरे को 6000 का फायदा आ जाए। कितना यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग करे ताकि मेरे को 6000 का फायदा आ जाए। याद आए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, x नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर टू गेट अ प्रॉफिट p इक्वल टू x इक्वल टू p प्लस एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एस माइनस स्मॉल v। p का वैल्यू दिया है, कितना आना चाहिए भाई, मेरे को 6000 फायदा होना चाहिए भाई, ठीक है। फिक्स प्राइस कितना है भाई तुम्हारा, फिक्स प्राइस मेरा 4500 है, 4000 कितना है 500। स्मॉल एस माइनस बी का कितना आया था वैल्यू 1.5, क्योंकि 3 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 1.5। टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10500 डिवाइडेड बाई 1.5 आ गया आंसर। यही जो होगा वो क्या होगा आंसर होगा। तो ये भी हम लोग सॉल्व करें कि कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि मेरे को फ़ायदा है। 10500 डिवाइडेड बाई 1.5 हो गया। अब आते हैं, ये हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन आए कोई अच्छा सा। अब जो क्वेश्चन आया ख़त्म करते हैं, इसमें और कुछ क्वेश्चन है नहीं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाइए खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आंसर सबमिट कीजिए। बाकी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ से। थैंक यू वेरी मच। लंबा लेक्चर था लेकिन इंटरेस्टिंग था।